चलो भाई अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉडर्न का, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं आगे। तो आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स की, जिसमें न्यूक्लियस और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस आप सबको पता है क्या होता है। इट इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड chunk present at the center of every atom, yes or no? Yes. ठीक है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, यस। अरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, सिमरन, कोई दिक्कत नहीं, सही बोल दो। ठीक है, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना होता है, क्या होता है वैसे? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल? पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव। एंड कितना होता है? पॉजिटिव 1। हाँ जी, क्या बोली? पॉजिटिव Z। पॉजिटिव Z। पॉजिटिव जेड होएगा पॉजिटिव ZE। पॉजिटिव जेड ई। हाँ, ई तो भूल गई मिलन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, चलो। कहती कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। न्यूक्लियस इज, इट इज present at the center छोटी 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 चीजें हैं, इसके बारे में फटाफट से लिख के निपटाते हैं ना, मतलब तो सिंपल चीजें हैं। having center of every atom having nucleons मतलब होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। It has positive charge equal to plus ZE। और Z क्या होता है? एटॉमिक। व्हाट इज Z? एटॉमिक atomic number। what is A? Atomic mass. नहीं, मास नंबर। it is atomic mass। atomic mass होता है A? नहीं, mass number। वो सर भावना भावना है ये। वो एकदम से रिफ्लेक्स निकला सर उसका। अरे हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, what is the difference between mass number and atomic mass? ये आपने बताया था। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर एंड एटॉमिक मास पूछा है। अच्छा, ठीक है। जिसमें कंफ्यूजन बताया तो होती है। था हाँ, आपने, ऐसा भूल गए। होते हैं दोनों बहुत। याद कर लो। इसके बीच में पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ, what is the difference between mass number and atomic mass? सर एटॉमिक मास में हम मल्टीप्लाई भी करेंगे मास किसको? रिस्पेक्टिव मासेस से, और उसमें सिर्फ नंबर होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स, सॉरी अकेला न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स। हाँ, mass number is number of nucleons। हाँ के ना? एंड एटॉमिक मास, यार इसमें मतलब तुम लोग भूलने वाली बात नहीं है। एटॉमिक मास को अंग्रेजी अनुवाद, मतलब इसका वो करो ना, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करो। एटॉमिक मास इज एटम का मास। हाँ के ना? यस। एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम। और एक एटम में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स।
उन सबके मास को जोड़ दो, अपने पास एटॉमिक मास आ गया। अरे यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस बस यही अंतर होता है इसमें, आगे से नहीं भूलना है इसको, ठीक है। तो मास देखो, एटॉमिक नंबर तो हमें पता है, एटॉमिक नंबर इज Z, दैट इज अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लो इसको, या इलेक्ट्रॉन ले लो। दूसरा है मास नंबर, उसका सिंबल होता है A, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत है इसकी। दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, and atomic mass, it is mass of an atom, मतलब mass of protons plus mass of neutrons plus mass of electrons, ये एटॉमिक मास है। कोई दुविधा? No, sir. और जब हम किसी भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके पैर में आता है Z, ऊपर सर पे आता है A, ठीक है। मतलब पैर में आता है एटॉमिक नंबर, सर पे आता है मास नंबर। ओके देन कुछ वो याद है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स ये क्या होते हैं? Yes. यस चलो एक बार से लिख लेते हैं बस। आइसोटोप्स मतलब जिनका सेम क्या हो? एटॉमिक नंबर। यस, सेम Z बट डिफरेंट A, होते हैं आइसोटोप्स। जैसे एग्जांपल्स दुनिया भर के तुम लोग बता सकते हो। हाइड्रोजन वाले। ये कौन बोल रहा है? अनुष्का? किसकी बात की है? पता नहीं सर। पता नहीं, अनुष्का अनुष्का की। अनुष्का ही थी ना? अभी बोल भी रही है, मैंने वो डर गई। अरे डांट रहे थोड़ी वाला, ठीक बोल रही है। एग्जाम्पल है जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये सब क्या है? आइसोटोप्स हैं। अच्छा, और कोई आइसोटोप्स का पेयर याद है? Oxygen. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। हाँ, बहुत सारे, ठीक है। कार्बन के जैसे दोनों का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन 12 वाला भी होता है, 14 वाला भी होता है, ऐसा करके। चलो ये तो हो गया आइसोटोप्स, ये तो तुम लोगों को याद ही है, वैसे ना भी करे तब भी चल जाएगा। आइसोबार, लिख लेते हाँ, हैं, क्या बोल रहे हो? नाम लिख लेते हैं बस। हाँ हाँ, नाम नाम बस, यहाँ पे इसलिए हम डेफिनेशन पूरी तो लिख ही नहीं रहे। आइसोबार इज सेम ए बट डिफरेंट जेड। जेड ये उल्टा होता है ना इसका, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं जैसे कैल्शियम और वो आर्गन, पोटाशियम। पोटेशियम के साथ भी नहीं आर्गन आर्गन आप भूल गई थी। 20, 40 और ये भी 40 होता है, नीचे ये होता है 18। आइसोटोन्स ये होते हैं सेम न्यूट्रॉन्स। करेक्ट, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 7 और 15, ये 8 और 16, दोनों में कितने कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8। चलो अब इसके बाद एक फॉर्मूला है साइज ऑफ न्यूक्लियस का।
ये केमिस्ट्री में किया हुआ है। Radius of the nucleus is given by r is equal to r naught a raised to power 1/3. ये किया? याद तो नहीं आ रहा। नहीं किया क्योंकि याद क्या आएगा। चलो हो सकता है ना किया, ठीक है। यहाँ पे r naught एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.1 into 1.1 फर्मी होती है, बेसिकली 1.1 into 10 power minus मीटर, और a जो है वो अपना वही है मास नंबर। ठीक है जी। तो लगी क्या पता कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना छोटा है, फर्मी की रेंज में होता है न्यूक्लियस का साइज, बहुत ही छोटा, 10 पावर माइनस 15 की साइज में न्यूक्लियस होता है। It is of the order of Fermi, that is 10 power minus 15 meters. अब हम ना इस फॉर्मूले को यूज करके डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस निकालेंगे और देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस किस चीज पे डिपेंड करती है, मतलब जो छोटे एलिमेंट्स हैं, बड़े एलिमेंट्स हैं, क्या उन चीजों पे डिपेंड करती है या नहीं करती। ठीक है, थोड़ा लेकिन होगा तो अप्रोक्सीमेशन। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो हम लिख सकते हैं मास नंबर इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, ये मास ऑफ वो हो गया एटम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन में ये कि मतलब बस मास ऑफ प्रोटॉन ले लिया, मास नंबर को मल्टीप्लाई करना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे भी छोटे कम बहुत, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो मास ऑफ द प्रोटॉन्स हो गया या न्यूट्रॉन्स हो गया, दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 27 केजी, हां के ना? यस Yes. Yes. और वो 10 पावर माइनस 31 केजी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यस तो पहली 10,000 टाइम्स छोटा है वो, हल्का है, सॉरी छोटा नहीं, 10,000 टाइम्स हल्का है एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको अगर नेग्लेक्ट भी मार देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो तो यहाँ पे हम a इनटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 4/3 इनटू पाई, रेडियस का ऊपर से फॉर्मूला उठाते हैं r नॉट क्यूब इनटू a उड़ गया, देयरफॉर ये आया अपने पास 3mp अपॉन, ये याद नहीं करना फॉर्मूला, बस इससे इतना पता लग रहा है कि ये चीज कांस्टेंट है, मतलब दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, और इसकी अप्रोक्सीमेट सी वैल्यू जो होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 पावर 17, बट डेंसिटी देखो कितनी हाई है, 10 पावर 17 kg पर मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। वेरी हाई डेंसिटी। ठीक है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट इट इज independent of mass number। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े न्यूक्लियस ज्यादा डेंस होते हैं, छोटे न्यूक्लियस कम डेंस होते हैं या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी जो है वो सेम है। चलो ये तो थी बेसिक सी चीजें, कोई मुश्किल नहीं थी इनमें। अब हम मेन चीज पे आते हैं इसमें जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, दैट इज द मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट तुम लोगों ने केमिस्ट्री में हैव यू डन इट, मास डिफेक्ट? मास नहीं डिफेक्ट
नहीं सुना नाम कभी भी? लग तो नहीं रहा सुना है। लग नहीं रहा था। नाम तो सुना है सर, पर किया नहीं। नहीं मैंने तो सुना भी नहीं। तो क्या एक बार फिर से बोलना। मास डिफेक्ट नहीं किया नहीं किया। नहीं किया? मैं तो सुना ही पहली बार है। अच्छा। Mass effect। देखो तो सिंपल सी सुना चीज है, तो मास लग रहा है। डिफेक्ट है। बाकी नहीं पता मेरे को किया हो नहीं किया हो। अच्छा चलो, जैसे जैसे करेंगे क्या पता याद आ जाए तुम लोगों को किया पर है है। सर, हमने कहीं तो सुना सुना सा है ये Mass effect। याद नहीं अब। देखो मास डिफेक्ट है क्या चीज, पहले तो वो चर्चा कर लेते हैं। मास डिफेक्ट है क्या, और मतलब किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मास डिफेक्ट, है ना? क्या कितनी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, बट व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? देखो एक न्यूक्लियस हमने देखा, उसकी देखो डेंसिटी कितनी ज्यादा है। इट इज वेरी हाईली डेंस पार्ट, वो एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स अंदर एक दूसरे के साथ भिड़ के रहते हैं, हाँ कि ना? तो इस न्यूक्लियस को बनाने के लिए हमारे पास देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोटॉन्स। कोई भी अगर कोई भी उठा लो, लेट्स से ऑक्सीजन है, या किसी भी एक एटम का मॉलिक्यूल, सॉरी एक एलिमेंट का कोई भी मॉलिक्यूल या एटम उठाएंगे, तो उसका न्यूक्लियस अगर हम देखेंगे, उसमें देयर आर मेनी प्रोटॉन्स एज वेल एज मेनी न्यूट्रॉन्स, ठीक है? तो वो जब पास आते हैं, अगर हम चलो न्यूट्रॉन तो बेचारे न्यूट्रल हैं, लेकिन प्रोटॉन की अगर बात करें, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इतनी पास पास रह रहे हैं बिसाइड्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस से ऊपर एक ऐसी चीज है जो डोमिनेट करती है, उनको पास रहने में मजबूर करती है, ठीक है? वो क्या है? दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। वो आती कहां से है ना? मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है, हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली होता क्या है, जब एक न्यूक्लियस बनता है तो उसमें देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n, चलो टू बी प्रिसाइज इट इज z नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि आपस में मिलके रहते हैं। तो वो बहुत सारे प्रोटॉन्स प्लस बहुत सारे न्यूट्रॉन्स मिला के एक न्यूक्लियस बनता है। इनका कुछ मास होगा m1, इनका कुछ मास होगा m2, और न्यूक्लियस का जो मास होगा विल इट बी m1 plus m2? न्यूक्लियस का मास विल इट बी m1 plus m2? सर समझ नहीं आ अगर रहा। सवाल समझ नहीं है, मैंने ये बोला ये बहुत सारे क्या हैं, प्रोटॉन्स। बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, उस और प्लस बहुत सारे क्या हैं, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन है। ये बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं प्लस बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं। इनका मास है m1, इनका मास है m2। इन दोनों को इकट्ठा किया और एक न्यूक्लियस बना दिया। क्या बना दिया? न्यूक्लियस बना दिया। क्या इसका मास m1 plus m2 होगा? यस सर। नो, नहीं। नहीं होगा। नहीं होएगा सर मास इफेक्ट। इट विल नॉट बी m1 plus m2, है ना? इनको इकट्ठे रहना है। इनको इकट्ठे रहने के लिए कुछ ना कुछ इनको त्याग देना पड़ेगा ताकि वो इकट्ठे रह सकें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा। तो त्याग क्या करें? एक्चुअली जो इसका प्रोडक्ट का जो मास होता है ना, m1 plus m2 नहीं होता। इट इज दिस इज लेट्स से m which is less than m1 plus m2। प्रोडक्ट का मास जो है m1 plus m2 से कम होता है, ठीक है? वो मास कहां गया? इनको साथ रखना। एनर्जी में सर। एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। E is equal to mc square नाम सुना है? यस। दिस इज एक्चुअली, ये जो रिलेशन है ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस बताता है। मतलब ये जो डेल्टा m है वो किधर कन्वर्ट हो गया? एनर्जी। एनर्जी में। तो एनर्जी निकल गई, ठीक है? मास कम हो गया, एनर्जी की फॉर्म में वो लूज हो गया, हाँ के ना? यस। जब किसी सिस्टम Yes. से एनर्जी निकलती है तो वो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, इंस्टेबिलिटी की तरफ जाता स्टेबिलिटी की तरफ। है? स्टेबिलिटी। तो ये एक चीज है, एनर्जी जो रिलीज हुई, जो इस न्यूक्लियस को बांध कर रखती है, और इस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग। क्योंकि ये न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। क्या करके रखती है?
बाइंड करके रखती है। आई कहां से? मास डिफेक्ट से। मास डिफेक्ट क्या है? इट इज द डिफरेंस ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट्स, जैसे हम बोल देते हैं। यहाँ पे मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं है, बट रिएक्टेंट्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के टोटल मास और न्यूक्लियस के मास का जो डिफरेंस है, दैट इज द मास डिफेक्ट, जो एनर्जी की फॉर्म में लूज हुआ, और जब एनर्जी निकलती है तो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, इसीलिए न्यूक्लियस साथ में बंधा रहता है। ये चीज होती है मास डिफेक्ट। क्या ये बात समझे? सिंपल Yes. चीज है, घुस गई दिमाग में? ठीक, बहुत बढ़िया। इसको हम अब लिख लेते हैं। फिर इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं? मैं इसके सम वो कौन सा मास है हाँ जी, जो हमने इस इन दोनों के सम में से जो कम किया है मास, हाँ जी, वो कौन सा मास है? मास डिफेक्ट है। अच्छा जो कम किया वही इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं, जो ठीक है। कम हुआ है। It सर is ये the- बाइंडिंग एनर्जी और जो पहले बाइंडिंग एनर्जी की थी इलेक्ट्रॉन्स वाली, वो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो सेपरेशन एनर्जी है, उसको नाम भी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं एक्चुअली, वो ये अलग है, बट दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ओके सर। नाम बाय चांस चेंज। इट इज द डिफरेंस of the mass of the किसका mass? Sum of, this is the difference of the mass of the sum of masses of अपना protons and neutrons and the mass of the nucleus. स्पेलिंग गलत है यार, तो यार न्यूट्रॉन में ई आता है, न्यूक्लियस में नहीं आता, ऐसा क्यों होता है? है ना, ये न्यूट्रॉन ऐसे होता है, न्यूट्रॉन ये क्यों नहीं है? सर हमने उस दिन डिस्कस किया तो था इंग्लिश। नहीं, ये कहाँ अरे किया हमने? कैसा क्वेश्चन है ये? ये नहीं, इन जनरल इंग्लिश का बुरा हाल है। ये तीसरी बार, पता नहीं दूसरी बार मैं गलती कर दी अभी लिखने में। तो ये हम डिस्कस नहीं कर रहे थे के साइलेंट है नॉलेज में, हाँ, वो कर रहे थे। ही ब्रो है डिस्कशन इंग्लिश कर रहे थे। वो। ठीक है। ओह, सच का वर्ड भी नहीं मिटा देना, क्या था ये? न्यूक्लियस। ठीक है, तो इधर फोटो बना लो, इधर मान लो ये कुछ प्रोटॉन्स हैं, ये कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, और इन्होंने मिलके बनाया न्यूक्लियस। ठीक है, तो मास डिफेक्ट जो होगा that will be mass of nucleus, actually not mass of nucleus, mass of nucleus तो छोटा है, mass of ये protons plus mass of neutrons minus mass of nucleus, चाहे अदर वे हम लिख लो, वो माइनस में आ जाएगा, एक ही बात तो एक ही है, अपने को मैग्नीट्यूड ही चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन्स विल बी, कैन यू टेल मी इट इज कितना होगा? Z into mass of one proton, yes or no? यस This is Z into MP यस plus न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं?
प्रोटॉन A minus M, नहीं M proton. हाँ लेकिन यही A होता है। minus है ना, A minus Z, yes. A minus Z into mass of neutron minus मास ऑफ न्यूक्लियस को हम लिख सकते हैं, टू बी एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, मास ऑफ एटम माइनस Z into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, तो हम मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ एटम के बराबर सा ले लेते हैं कैलकुलेशंस थोड़ी बचाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको मतलब बहुत ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करना पड़ेगा, बट पेपर में जरूरत नहीं है करने की यूज इसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पेपर में मत करने बैठ जाना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को साथ में माइनस, ठीक है। ये बहुत ही, लेकिन फॉर एग्जाम्स हम यूज करेंगे सिंपल डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ एटम। ये हमें डायरेक्टली सवाल में दे रखे होते हैं तो उनकी वैल्यूज पुट करनी है इधर, बट कैलकुलेशंस होंगी गंदी वाली, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट इट करेक्ट अप टू मतलब 4-5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, तब आज जाके आएगा थोड़ा आंसर सही। यहाँ पे हमने neglecting the mass of electrons, इसमें neglect मार दिया। चिपका लिया यहाँ तक, लिख लिया। यस बाइंडिंग एनर्जी इससे आएगी, बाइंडिंग एनर्जी नेक्स्ट लिख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगी, आई रिपीट, इसमें अप्रोक्सीमेशन मत करने बैठ जाना, है ना। अगर दे रखा है 1.112 3 कुछ ऐसा दे रखा है, उसको 1.11 ले लिया तो फिर तो मास डिफेक्ट 0 ही आ जाना है, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं, मतलब आपको इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते क्योंकि मासेस का डिफरेंस ही बहुत कम होता है। चलो खैर, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज दी एनर्जी released during the formation of the nucleus as the above, ये mentioned जो भी है, above मत लिखो यार, ये तो इधर हमने above लिखा है, as the mass defect gets converted into energy, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को बाइंड करती है, that is this energy binds the nucleus। और निकालेंगे कैसे हम, बाइंडिंग एनर्जी is equal to delta m c square। c की वैल्यू वही, what is c, the speed of light, and delta m is
मास डिफेक्ट। देखो भाई, अब एक बात सुनो मेरी ध्यान से। अगर तो यहाँ पे यूनिट्स का खेल ना क्वेश्चन में उलझा देता है, ठीक है। अब बात सुन लोगे मेरे ध्यान से तो कोई उलझावा नहीं रहेगा। अगर तो डेल्टा एम जो है मास डिफेक्ट जो है वो हम केजी में एसआई में यूज करेंगे, अगर एसआई में यूज करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट भी हम एसआई में यूज करते हैं मीटर पर सेकंड में, मास डिफेक्ट केजी में, तो बाइंडिंग एनर्जी किस में आएगी? जूल जूल में आएगी। ऑब्वियसली बात है, हाँ कि ना? Yes. बट ऐसा अपने को नहीं करना। 99.9% केसेस में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एसआई में। आपको करना है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आती है, ठीक है। और हमें उसका एक पर्टिकुलर डेटा याद रखना है कि भाई अगर मास डिफेक्ट इतना है तो बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, बाकी उसके बाद यूनिटरी मेथड लगाओ, काम खत्म। ये फॉर्मूला कम यूज करने की जरूरत पड़े हमें, ठीक है। कैसे हम निकाल लेंगे बाइंडिंग एनर्जी एक एएमयू के लिए? डू यू रिमेंबर व्हाट इज एएमयू या यू, छोटा यू या एएमयू एक ही बात है? Atomic mass unit. एटॉमिक मास एटॉमिक मास, ठीक है। तो उसी में ही दे रखे होते हैं एक्चुअली ना, जो मासेस होते हैं वो भी उसी में ही दे रखे होते हैं भाई, कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो मास ऑफ अपना प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मास डिफेक्ट है, सब एटॉमिक मास यूनिट में निकाल लो और फॉर्मूला डाल लो बस, ठीक है। तो अगर तो एसआई में है, इफ डेल्टा एम इज इन केजी, सी इज इन मीटर पर सेकेंड, देन बाइंडिंग एनर्जी इज इन जूल। लेकिन ऐसा अपने को नहीं करना, हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट फॉर 1 AMU। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। एक बार करके रख लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है, उसके बाद का काम खुद ही हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कि एक 1 AMU में कितने केजी होते हैं? 1 U में भक्तजनों, 1 U is how many kg? 10 पर -3 क्या n by 1.6 something into 10 raised to power minus 27. हाँ it is 1.6 यार। Something तुम क्या like बोली थी, जाकी थी? छोड़ो सर छोड़ो 1.67 into 10 power minus 20. 27 into c की वैल्यू, ये हमने केजी में कर दिया इसको, एएमयू को। ठीक है, करके रख रहे हैं इसको, केजी इंटू 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये आंसर किस में आएगा? Joule. जूल लेकिन मैं किस में कैलकुलेट करूंगा इसको? Electron volt. तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ता है? 1. 6 into 10 to the power -7 तो इसकी वैल्यू जो आ जाती है मेरे पास, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली इतनी यूज कर लो। ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 1 AMU और 1 U, ये काम का है बस, न्यूमेरिकल्स में आगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ऊपर वाला भूल जाना है, बाय चांस कुछ केजी में हो गया तो वो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, अदरवाइज आपको काम 99% केसेस में यही आएगा।
ठीक है, चिपका लिया। Yes. Yes, sir. ठीक है, ये तो हो गया बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियस का पूरा। एक न्यूक्लियस जब बना उसका बाइंडिंग एनर्जी हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन जब स्टेबिलिटी बताने की बात आती है, हम बताते हैं कि भाई कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है? भाई हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, आयन का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, मतलब किसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है? कम, अगर दो को कंपेयर करना है तो किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, किसका कम है? तब हम बाइंडिंग एनर्जी एज अ होल यूज नहीं करते। फॉर दैट वी नीड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या चाहिए अपने को? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए था। तो वो होती है क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय ए। देखो ये तो ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के लिए है, तो एक की पर न्यूक्लियन निकालेंगे डिवाइडेड बाय ए। हाँ के ना? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो स्टेबिलिटी के लिए यही फैक्टर है। हायर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, higher is the stability of that nucleus। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, तो डब्बे में डाल देना यार। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब तुम लोग बोलोगे सर मेरे पास अगर मैं एक एग्जांपल लूं जिसमें दो न्यूक्लियस लेते हैं, पहले की बाइंडिंग एनर्जी लेट्स से है 100, इसकी लेट्स से 200। ठीक है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? दूसरा। दूसरा। बट अनफॉर्चुनेटली हम इतने डेटा से बता ही नहीं सकते। अच्छा, पर न्यूक्लियन बताना पड़ेगा। मान लो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस 5 है, इसमें 20 है। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? पहला। राइट, क्योंकि पहले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आ गई? 20। 20. और दूसरे की 10। ठीक है, तो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी है 20, इसकी है 10। देयरफॉर N1 is more stable। अरे चमका। Yes, sir. Yes. ठीक, चिपका लिया। Yes. ठीक है, फिर एक है ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। ये फैक्चुअल ग्राफ है, मतलब ये तो याद ही रखना आपको, इसमें कुछ वो नहीं है। दिस इज, ये जो डेटा है ना, ये तो सिंपल वो होता है, मतलब यू कांट
एक्सप्लेन इट। कुछ हद तक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन चीजों को, बट ये तो डेटा एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है कि भाई जो बाइंडिंग एनर्जी पर, इधर हम बनाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर है मास नंबर, कि भाई जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो जैसे जैसे हम मास नंबर बढ़ता है तो वैसे वैसे बढ़ती है इनिशियली, एंड it reaches some maximum value, और ये मैक्सिमम वैल्यू आती है मास नंबर 56 के लिए। किसका होता है 56? हेलो, हाँ कैल्शियम के आगे वालों का। सही था ये, ठीक है सर, ठीक। सबका 56 है सर, कैल्शियम का। कैल्शियम के आगे वालों का, हाँ ठीक है सर, ठीक बोल है ना? रहे हैं। आयरन, कैल्शियम के आगे वालों का सबका 56 है। आयरन 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 का नहीं होगा सर। आयरन। रुक जाओ, कैलकुलेट करें दिया करो सर थोड़ा। अच्छा, सर मत बताना सर धीरज सर को, मेरी बात लग जाएगी। रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ जैसे कौन सा रिकॉर्डिंग देखते हैं यार। मेरी रिकॉर्डिंग से पता लगा था। हम बोल देंगे सर को। ठीक, चलो कोई बात नहीं, नहीं बताऊंगा। ये पॉइंट है किसका? आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26। और ये आपको याद रखना है कि आयन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होता है, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। This fact has to be remembered. बन गया ग्राफ? यस, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, जो भी न्यूक्लियस अपने पास जो स्टेबल, देखो ऐसा नहीं है कि ये वाले बहुत अनस्टेबल है, ये वाले अनस्टेबल ना, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है ना, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। अब स्टेबिलिटी की तरफ भागने के लिए क्या करने की कोशिश करते हैं? वो या तो जुड़ेंगे या फिर टूटेंगे। जुड़ेंगे मतलब जुड़ने से क्या होगा? मास नंबर इंक्रीज हो। इंक्रीज हो। देखो हम ये देख रहे हैं ग्राफ से कि जैसे जैसे मास नंबर या तो बहुत ज्यादा हो रहा है तब ये ग्राफ नीचे जा रहा है ना, या फिर मास नंबर बहुत कम है उसका ग्राफ बहुत नीचे है। तो वेरी लाइट न्यूक्लियर लाइक हाइड्रोजन टाइप्स एंड वेरी हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम टाइप्स का, वो अनस्टेबल होते हैं उधर वाले न्यूक्लियस। तो वो तो या तो जुड़ने की कोशिश करेंगे या टूटने की कोशिश करेंगे। ये जुड़ेंगे तो मास नंबर बढ़ेगा, और अगर टूटेंगे तो मास नंबर कम होगा। कम कम होगा। होगा। तो जो छोटे वाले जुड़ेंगे तो इधर आएंगे, बड़े वाले टूटेंगे तो इधर आएंगे, मतलब दे विल मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। यस और नो? यस, यस ठीक है। तो जब ये स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? फिजन। फ्यूजन, करेक्ट। एंड दूसरे को ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो इस वजह से फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। समझे? पढ़ा हुआ है फ्यूजन एंड फ्यूजन तो? यस यस उसका रीजन यही होता है ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ सके।
राइट, ये जो द न्यूक्लियस ट्राइज टू फॉल इन दिस रेंज, मतलब वो इस रेंज में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब ना, जैसे ऐसा नहीं है यूरेनियम टूट जाता है, पड़ा पड़ा ही टूट जाता है ना, पड़ा पड़ा नहीं टूटता, उसको फिजन रिएक्शन कराना पड़ता है, मतलब इट्स लाइक वेरी अनस्टेबल, जैसे एक अनस्टेबल बच्चा नहीं होता, लाइक मतलब बहुत ही गुस्से वाला टाइप्स, मतलब उसको थोड़ा सा छेड़ने की जरूरत है, नहीं तो जैसे ही थोड़ा सा भी उसको छेड़ेंगे, हल्का सा कुछ भी कह दिया उसको, तो भड़केगा, हाँ कि ना, ऐसे होते हैं, Yes. Yes. वैसा ही यूरेनियम है, ठीक है। तो उसको थोड़ा छेड़ने की जरूरत है, उसको छेड़ने आता है न्यूट्रॉन, ठीक है, बाहर से न्यूट्रॉन उस पे मारो तो सही, बस जैसे ही पड़ा वो फूट जाएगा, वो दो एलिमेंट्स में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में, तो आगे हम फिजन रिएक्शन में पढ़ेंगे। खैर पहले इसके बारे में लिख लेते हैं पॉइंट। ये अपनी क्लास कितने तक है, 12 तक है ना, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट लिखेंगे, द न्यूक्लियाई which are unstable they tend to become stable by either by splitting, क्या हो गया आज मेरे स्पेलिंग्स को, splitting or by joining, that is either by fission or by fusion reactions, ठीक है, इसको डिटेल में हम बाद में करते हैं। बोथ ये जो रिएक्शंस होते हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, टर्म का मतलब पता है नॉन स्पॉन्टेनियस, Yes. Now, क्या होते हैं, जो क्या खुद से ना हो, अपने क्या हो, जो अपने आप अपने आप ना हो। अपने आप ना हो, करेक्ट, ठीक है, इनिशिएट करवाना। बिल्कुल उसको इनिशिएट करना, जैसे मैंने अभी बोला ना, उसको छेड़ना पड़ेगा जाकर उसको, तब मतलब अदरवाइज तो ऐसे गुस्से से भरे बैठा है वो, तो वेट कर रहा है कोई आके उसको बोले से। हाइड्रोजन तो नहीं है सर ऐसा। हाइड्रोजन भी ऐसे ही है ना, उसको एक्सटर्नल टेम्परेचर चाहिए, सन में क्या हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है, तो बोथ फ्यूजन एंड fusion reaction are non-spontaneous, that is they need some external factors या energy to occur,
ठीक है, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियस के रिएक्शंस हैं। कुछ स्पॉन्टेनियस भी होते हैं जो अपने आप होते रहते हैं। एंड कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शंस या न्यूक्लियर एक्टिविटीज? रेडियो एक्टिविटी। करेक्ट, रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप होती रहती है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो डिटरमिन होता है n/z रेशियो से। n/z मतलब न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन। तो स्टेबिलिटी के लिए ये रेशियो हम ज्यादा गड़बड़ा नहीं सकते। देखो अच्छी तो है 1, ठीक है, 1.1 1.2 उतना तक अच्छा है, लेकिन अगर ये रेशियो जो है 1.6 तक है तो स्टेबल है, लेकिन अगर 1.6 से ज्यादा है तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी न्यूक्लियस की, एंड इट विल स्टार्ट डिकेइंग। क्या करने लगता है वो? डिके करने लगता है, और उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है वो, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, सुने होंगे। Yes. Yes, sir. तो वो यहाँ से डिटरमिन हो जाती है। तो इफ दी this ratio is disturbed, then the nucleus becomes unstable and starts to decay via alpha decay, beta decay, गामा डिके। तो मतलब गामा तो एक्चुअली फोटोन ही होता है, ठीक है, टू अचीव स्टेबिलिटी। This process is known as radioactivity। ये दोनों प्रोसेसेस, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन और ये रेडियो एक्टिविटी, ये हमने सेपरेटली दोबारा पढ़ने हैं, अभी तो ये इंट्रोडक्शन ही थी इन दोनों की। ठीक है, और ये वाला जो प्रोसेस है दिस इज स्पॉन्टेनियस। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है भाई, तो आज हम यहीं तक करते हैं, कल को इसी को कंटिन्यू करेंगे। वील बी डूइंग न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन एंड वील बी डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑफ ये एनर्जी कैलकुलेशंस। ठीक है जी, तो बस 2-3 लेक्चर्स में आपका जो है वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपका जो होमवर्क है बताता हूँ, एक सेकंड। पार्ट जी जो है वो कर लेना।
ठीक है, अभी जी होगा, बाकी तो अभी न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, वो हम करने हैं, ठीक है, वो भी नहीं होंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नहीं, शाम को भी नॉट बी हैविंग क्लास, शाम को नहीं है सर? नहीं शाम को नहीं, ठीक है, चलो दैट्स इट, गुड बाय। थैंक यू सर।